गांधी जी ने यह आह्वान किया था कि मेसोपोटामिया में युद्ध के मोर्चे पर असैनिक कर्मचारी जाने से मना कर दें। इसके बाद मैंने यहां लिखा सदस्यता। सदस्यता का मतलब यह है, आप लोग देखा होगा स्थानीय सरकारें, जानते हैं स्थानीय सरकारें या स्थानीय बोर्ड, ये जो ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत जो है, इन्हें स्थानीय शासन की संस्थाएं या स्थानीय सरकारें कहते हैं। तो उस समय अंग्रेजों के समय इसको स्थानीय सरकार नहीं कहते थे, इनको कहते थे लोकल बोर्ड या स्थानीय संस्थाएं। तो गांधी जी ने आह्वान किया था कि स्थानीय संस्थाओं में जो मनोनीत भारतीय सदस्य हैं, ध्यान रखना निर्वाचित नहीं, जो मनोनीत भारतीय सदस्य हैं, मनोनीत समझते ना, एक तो बोर्ड के द्वारा चुने हुए और दूसरे सरकार किसी को अपनी तरफ से अपॉइंट कर देती थी। जैसे होता ना राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने 12 मेंबर मनोनीत करते हैं ना, समझ रहे हैं ना, 238 मेंबर तो चुने हुए होते हैं, 12 मेंबर राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। तो जो मनोनीत मेंबर हैं, गांधी जी ने कहा था कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो अपनी सदस्यता छोड़ दें। किसमें? स्थानीय संस्थाओं में। इसके अलावा जो कोर्ट है, जो मॉडर्न कोर्ट है, कोर्ट कचहरी जो है, उनका बहिष्कार करना था। स्कूल जो आधुनिक स्कूल हैं, जो अंग्रेजों द्वारा संचालित स्कूल हैं, उनका बहिष्कार करना था। और छुआछूत का, अनटचेबिलिटी का बहिष्कार करना था कि भाई तुम अपवित्र हो और मैं पवित्र हूं, इस चीज को हमने खत्म करना था। क्यों? देखो ये भी एक सोच थी, क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी आबादी जो है छुआछूत का दंश झेल रही थी। अब ऐसे में आप राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर लें, देखो यहां पर मैं बताता चलूं आपको कि गांधी जी क्यों महान थे, क्यों दूरदर्शी थे। गांधी जी ने, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई आजादी मिलने में गांधी जी का कोई योगदान नहीं था, आजादी मिलने में उनका योगदान था या इनका योगदान था। खैर जिसका योगदान था हमें उससे लेना देना नहीं है। हो सकता है गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में ना होते, हमें आजादी फ्री मिल जाती, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आजादी हमें कुछ देर से मिलती। वो 1 साल बाद मिलती या 100 साल बाद मिलती या 200 साल बाद मिलती, इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। या आजादी के बाद हम पूरा भारत एक होता या हम यूरोप की तरह अलग अलग हिस्सों में बटे हुए होते, अफ्रीका की तरह अलग अलग हिस्सों में बटे होते, इसके बारे में भी कोई गारंटी नहीं थी। गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो ये थी कि उन्होंने पूरे भारत को एक किया। न केवल पूरे भारत को एक किया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के आधार पर, न केवल धर्म के आधार पर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये नारा उसी समय आया है। और इसके अलावा जो जातिगत विभिन्नता हममें कि भाई तुम दलित हो और मैं कुलीन हूं, तुम अकुलीन हो, इस सबको जो खत्म करने का प्रयास किया था गांधी जी ने किया था। इसके अलावा गांधी जी आंदोलन में गांधी जी किसानों को भी तो जमींदारों को भी जोड़ने में सफल रहे। इसके अलावा जो महिलाएं हैं, आप देखें ना 50% पुरुष हैं, 50% महिलाएं, महिलाओं को भी गांधी जी आंदोलन में जोड़ने में सफल रहे थे। इसके बाद ये आंदोलन जो था, खास करके असहयोग आंदोलन, उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए हैं वो सारे के सारे संगठित ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट बने। आप देखते हैं ना, एक तो जब हम संगठन बना करके काम करते हैं तो वो काम कितना सक्सेसफुल होता है, और ऐसे ही ईसा अपनी रहा, मूसा अपनी रहा, यानी कि किसी कोई योजना नहीं, कोई संगठन नहीं, उस तरह से हम काम करते हैं, बिना टीम वर्क के जब हम काम करते हैं तो उसका क्या नतीजा होगा आप जानते हैं। तो आप देखें कि गांधी जी ने पूरे भारत को संगठित किया। उन्होंने महिला पुरुष, ऊंच नीच, हिंदू मुस्लिम, मद्रासी के कश्मीरी, सबको एक कर दिया। एक करने के बाद इस आंदोलन ने ताकत पाई, वो ये गांधी जी की उपलब्धि थी। इसलिए मैं कहता हूं कि गांधी जी का सबसे बड़ा रोल था आजादी के आंदोलन में। तो कहां थे हम? यस, तो छुआछूत का हमने विरोध करना था ताकि हमारे दलित भाई भी आंदोलन से जुड़े। हमने सांप्रदायिकता का विरोध करना था कि साहब हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, ना, सब एक हैं। सबका व्यक्तिगत धर्म जो है वो अपने घर में है। आज भी यही होना चाहिए। हमारा जो धर्म है, हमारा जो निजी धर्म है, वो हमारी निजी विचारधारा है, वो हमें हमारे घर में रखना चाहिए। जैसे ही हम समाज में आए तो हमारा कोई धर्म नहीं है, सभी धर्मों का हमने सम्मान करना है। तो ये बात गांधी जी ने कही कि हमने सांप्रदायिकता का विरोध करना है, सभी लोगों ने एक रहना, एक होकर के रहना है। अब यहां पर मैंने कहा अपनाना, किसको अपनाना है? अपनाना किसको है? हमने सांप्रदायिक एकता को, अभी बात हो गई, हमने सभी संप्रदायों में एकता को अपनाना है, खादी को अपनाना है, चरखे को अपनाना है। आप देखें ना, हमने इसमें लिखा होगा कि विदेशी वस्तु, इसमें विदेशी कपड़े भी शामिल थे। तो अब हमने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करा तो कपड़ा लाएंगे कहां से? तो इसका उपाय उन्होंने दिया था कि आप जो है खादी का इस्तेमाल करें, खादी को अपनाएं। इसके लिए, खादी के लिए अब इतना एकदम से मार्केट में इतना कहां से सूत आ जाए, खादी इतनी कहां से आ जाए जिससे कपड़ा बन जाए। तो ना घर घर में लोग चरखा चलाएं, सूत काटें, जिससे खादी की जो डिमांड है वो पूरी हो जाए। अब ये खादी और चरखे का जो प्रयोग था ना, ये हमें आत्मनिर्भरता की ओर भी लेकर के जा रहा था। देखो ब्रिटिश राज जो था, अंग्रेजों ने हम पर कब्जा जो कर रखा था, उसके मूल में ये था कि उन्हें व्यापार में बहुत ज्यादा लाभ होता था। एक तो हम उनके लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। एशिया और आसपास के जो इलाके थे जहां उन्होंने कब्जा रखे थे, उनको बनाए रखने के लिए भारत पर कब्जा जरूरी था। इसके अलावा भारत पहले भी और आज भी बहुत बड़ा बाजार है। तो
इंग्लैंड के कारखानों की जो सामान बनते थे इंग्लैंड के कारखानों में, उनकी यहाँ बहुत खपत होती थी, खास करके कपड़े की और चीनी की यहाँ बहुत खपत होती थी। तो अगर हम विदेशी माल का बहिष्कार कर दें तो जो साम्राज्यवाद का जो मूल उद्देश्य है या जो रीढ़ है उसको ही हम तोड़ देते हैं। इसीलिए गांधी जी ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार, खादी और चरखे को अपनाने को कहा था। खादी और चरखे को आप अपनाते हैं तो जो विदेशी कपड़े के आयात पर जो अपना पैसा खर्च कर रहे हैं वो कम होगा, हमारा जो घाटा है वो कम होगा। इसके अलावा जब खादी चरखे को हम अपनाएंगे तो देश के जो कपास उगाने वाले किसान हैं वो, इसके अलावा जो खादी बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, कपास उगाते हैं, तमाम तरह के जो दस्तकार हैं, व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, दुकानदार हैं, उनको रोजगार मिलेगा। देसी कारखाने, देसी शिल्प बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी सोच थी। तो खादी और चरखे को हमने अपनाना है, न केवल अपनाना है बल्कि बढ़ावा भी देना है। और इस आंदोलन के दौरान खादी और चरखे को बहुत बढ़ावा भी मिला था। इसके अलावा देसी स्कूल शिक्षा पद्धति को हमने अपनाना। देखो, देसी शिक्षा पद्धति का मतलब ये नहीं था कि जो प्राचीन धर्म दर्शन है, गुरुकुल प्रणाली या मदरसा प्रणाली, हमने उधर को जाना है। आप चाहे गुरुकुल में पढ़ें, चाहे मदरसा में पढ़ें, कहीं भी पढ़ें, आप धर्म की शिक्षा भी लें, लेकिन जो आधुनिक ज्ञान विज्ञान है उसको आप पढ़ें। और आधुनिक ज्ञान विज्ञान को पढ़ते हुए जो देसी ज्ञान विज्ञान है, जो देसी ज्ञान है हमारा, उसको ना भूलें, उसको भी शामिल करें। देसी शिक्षा पद्धति का एक तो मतलब ये था कि जो सिलेबस हो, हमारी जो देसी नीड्स हैं, भारत की जो नीड्स है उसके अकॉर्डिंग हो। इसके अलावा जो एजुकेशन हो भारतीय भाषाओं में हो, इंग्लिश पर ज्यादा जोर ना दिया जाए, जो रीजनल लैंग्वेज हैं उनमें एजुकेशन दी जाए, हमारे देसी जो विद्वान हैं उनको भी बढ़ावा दिया जाए। तो देसी स्कूल, देसी शिक्षा पद्धति को हमने अपनाना था। देसी कोड का मतलब जो हमारी लोकल जो पंचायतें होती थी, पंच प्रणाली होती थी, उसको अपनाना था। भाई अपने कोड का, जो मॉडर्न कोड है उनका बहिष्कार कर दिया तो आपसी विवाद, आपसी झगड़े कहाँ मिटाएंगे। तो इसके लिए आह्वान किया गया था कि आप पंचायतों में जाएं, देसी पंचायतों में जाएं, वहां पर मामलों को समझाएं। देसी उत्पाद, जो देसी प्रोडक्ट थे उनको अपनाना था। आप देखें ना, 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद ही जो देसी प्रोडक्ट हैं वो कंपटीशन से पिछड़ते गए और भारत जो है विदेशी वस्तुओं से भरता चला गया। तो हमने देसी उत्पादों को अपनाना था। तो ये जो एजेंडा गांधी जी ने बनाया था, और इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, अक्सर आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको रट लेना चाहिए। अब उसके बाद सविनय अवज्ञा आएगा, भारत छोड़ो आंदोलन आएगा, उसमें भी चीजें रिपीट होती हैं। अब आप जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ना, जैसे इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे, दांडी मार्च वाला, तो उसमें आता है विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार। एक चीज इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार है और उसमें था विदेशी वस्तुओं का पूर्ण बहिष्कार, ध्यान रखिएगा। और दांडी मार्च में ही एक बात और कही गई थी, विदेशी कपड़ों की होली, विदेशी कपड़ों की होली। आगे चलें तो हालांकि विदेशी कपड़े जलाए इस आंदोलन में भी गए थे। अच्छा, इसी समय इस आंदोलन में आपसे ये भी पूछेगा कि जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो उस समय हमारे यहाँ वायसराय कौन था? हमारे यहाँ वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। सुन रहा है? हमारे यहाँ वायसराय था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, खिलाफत आंदोलन के दौरान या खिलाफत आंदोलन की शुरुआत के दौरान, रोलेट एक्ट के पीक के दौरान और असहयोग आंदोलन शुरू होने के दौरान हमारे यहाँ जो वायसराय था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। इसके लिए मैं अलग से वीडियो आपके लिए बनाऊंगा, सारी चीजों को एक करके, कि किस आंदोलन के दौरान या किस घटना के दौरान कौन सेनापति था, कौन प्रधानमंत्री था, कोई वायसराय था। आप लोग प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपको नई नई चीजें नए नए तरीका से पेश करता रहूंगा। तो इस आंदोलन की शुरुआत में जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और चौरी चौरा घटना हो या आंदोलन को जब गांधी जी ने स्थगित किया, उस समय वायसराय था हमारे यहाँ लॉर्ड रीडिंग। ध्यान रखना, अक्सर लोग भूल जाते हैं। इसके बाद गांधी जी ने, अब ये आ गया, गांधी जी ने क्या कहा है कि अंग्रेज सरकार शैतान है, इससे किसी भी प्रकार का सहयोग मानवता व ईश्वर दोनों की दृष्टि में पाप है। ये बात गांधी जी ने कब कही थी? कोई बताएंगे ये बात कब कही थी गांधी जी ने? कीर्ति मैम आप बताएंगी? अंग्रेज सरकार शैतान है, इससे किसी भी प्रकार का सहयोग मानवता और ईश्वर दोनों की दृष्टि में पाप है। ये बात गांधी जी ने कब कही थी? आप लोग मन में सोच रहे हैं, आंसर दे रहे होंगे, बहुत से लोग दे रहे होंगे आंसर है। ये बात गांधी जी ने कही थी? नहीं, ये बात गांधी जी ने कही थी असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखते हुए कलकत्ता सेशन में जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था तब ये बात कही थी। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। इसी तरह की कुछ बातें कही थी मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने भी दो स्टेटमेंट दिए हैं इसी समय, वो काफी फेमस हैं। इन्होंने भारत को दारुल हर्ब पता नहीं कौन सी भाषा का शब्द है, फारसी, अरबी, तुर्की, किस भाषा का शब्द है ये मुझे पता नहीं है। इसका मतलब है प्लेस ऑफ बार। आप लोग सर्च कीजिए किस भाषा का शब्द है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने असहयोग आंदोलन के दौरान भारत को कहा था दारुल हर्ब। दारुल हर्ब का मतलब युद्ध का स्थान। युद्ध यानी कि हम लोग किससे युद्ध लड़ रहे हैं? विदेशी शासन से। इसके अलावा इन्होंने एक बात और कही थी, ब्रिटिश शासन को इन्होंने कहा था काफिरों का शासन। अच्छा, काफिर का मतलब क्या है?
काफिर का मतलब, काफिर जो काफिर शब्द है वो कुफ्र शब्द से बना है। कुफ्र का मतलब अत्याचार। इंसान पर किसी भी प्रकार का कोई अत्याचार करे, भूखे को रोटी ना दे, गरीब को सताए, किसी को मारे काटे, झूठ बोले, पाप करे, किसी भी तरह का पाप, किसी भी तरह का अधर्म का जो कारनामा है वो कुफ्र है। अरबी भाषा का शब्द है ये। कुफ्र का मतलब ही है अधर्म। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो वो भी कुफ्र है, किसी पर जुल्म ढा रहे हैं तो वो भी कुफ्र है, आप सक्षम है लेकिन किसी की सहायता नहीं कर रहे हैं तो वो भी कुफ्र है, आप किसी पर हमला कर रहे हैं, कोई आप ताकतवर देश है, किसी कमजोर देश पर हमला कर रहे हैं आप, वो भी कुफ्र है। जो कुछ भी धर्म के खिलाफ है, वो हजरत मोहम्मद कह गए हों, भगवान गौतम बुद्ध कह गए हों, भगवान महावीर जैन कह गए हों, चाहे जीसस कह गए हों, जो भी अधर्म है वो सारा का सारा कुफ्र है। और कुफ्र से ही बना है शब्द काफिर। तो ध्यान रखिएगा, कुफ्र यानी कि अत्याचार, जो अत्याचारी है वो काफिर है, वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी धर्म का हो, 7 साल से ऊपर का हो। देखो 7 साल या उससे छोटा जो बच्चा होता है उसे पता नहीं होता, वो अबोध बालक होता है, मासूम बालक होता है। 7 साल के बाद थोड़ी सी हमें समझ में आने लगती है। तो जो भी अधर्मी है वो काफिर है, वो चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी संप्रदाय का, किसी भी नस्ल का, किसी भी देश का हो, वो काफिर है। तो अब ब्रिटिश शासन को किसने काफिरों का शासन कहा था? ये कहा था मौलाना मोहम्मद अली ने। ध्यान रखना, मोहम्मद अली जिन्ना अलग है और मौलाना मोहम्मद अली अलग है, ध्यान रखना। तो ये मौलाना मोहम्मद अली हैं, इन्होंने ब्रिटिश शासन, सॉरी मैं यहाँ गलत कह गया, तो मौलाना आजाद ने ब्रिटिश शासन को काफिरों का शासन कहा था। इसके बाद मौलाना मोहम्मद अली, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे, मौलाना मोहम्मद अली ने कहा था कि ब्रिटिश फौज में भर्ती होना कुफ्र है। कुफ्र का मतलब, यहां पर कुफ्र का मतलब था इस्लाम विरोधी। इस्लाम विरोधी का मतलब यहां पर धर्म विरोधी था, चाहे वो हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, उन्होंने कहा था कि धर्म विरोधी है। खास करके मोमडन्स को अप्रोच करने के लिए, उस समय के जो मुस्लिम थे उनको अप्रोच करने के लिए उन्होंने खास तौर पर कहा था कि ब्रिटिश फौज में भर्ती होना इस्लाम विरोधी है। ऐसा क्यों कहा होगा? मैंने आपसे शुरू में इस वीडियो कहा था कि आप लोग अपने साथ रफ नोटबुक जरूर रखें, जिसमें बहुत सी चीजें मैं आपको बताता चलूंगा। ऐसा क्यों कहा होगा कि ब्रिटिश फौज में भर्ती होना इस्लाम विरोधी है? खास करके मुस्लिमों से ये बात उन्होंने कही थी, मौलाना मोहम्मद अली ने, कि मुस्लिमों का ब्रिटिश फौज में भर्ती होना इस्लाम विरोधी है। इसलिए कही थी ये बात क्योंकि इसी समय जो तुर्की के जो खलीफा थे उनका और ब्रिटिश सरकार का झगड़ा चल रहा था। युद्ध में दोनों दो खेमों में थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए खिलाफत आंदोलन की, तो उसमें मैंने दिखाया है इसको। तो मकसद ये था कि चूंकि अंग्रेज खलीफा के खिलाफ लड़ रहे हैं, खलीफा जो है मुस्लिम धर्म में विशेष सम्मान रखता है, अब अगर ऐसे में हम अंग्रेजों का साथ दें, उनकी फौज में भर्ती हों, तो ये इस्लाम विरोधी है या कुफ्र है। अच्छा, इसी समय एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट उग्रवादी थी कि उदारवादी थी? पांडे जी उदारवादी नहीं था, ध्यान रखना। अच्छा, गांधी जी उग्रवादी थे कि उदारवादी थे? गांधी जी शुरू में उदारवादी थे, धीरे धीरे फिर वो उग्रवादी या गर्म पंथ में शामिल हो गए थे। अच्छा, यहाँ में बता चलो आपको, उग्रवाद का मतलब बम बंदूक की राजनीति नहीं है। हमारी पुरानी वीडियो देखें, उसमें कांग्रेस के 2 धड़े थे, उग्रवादी और उदारवादी, गरम दल और नरम दल। तो वो वाला जो पॉलिटिकल दृष्टिकोण है उसके मुताबिक गांधी जी जो थे पहले नरम दल में थे, यानी कि उदारवादी दल में थे, उसके बाद गरम दल या उदारवादी हो गए। लेकिन गांधी जी का जब गांधी जी के रूप में जब सूरज आसमान में चढ़ा तो भारत से उदारवाद खत्म हो गया। मुस्लिम लीग जो मुस्लिमों की राजनीति करती थी उसकी जमीन भी डगमगा गई थी, मुस्लिम लीग की जमीन भी डगमगा गई थी। और बाद में ये तो जब इन्होंने 2 राष्ट्र सिद्धांत की बात करने लगी मुस्लिम लीग, तो जाके ये थोड़ा सा अस्तित्व में आई। लेकिन जब गांधी जी का सूरज चढ़ा था तो सब फुर्र हो गए थे। चले भाई, तो यानी कि गांधी जी ऐसे सूरज थे जिन्होंने सभी राष्ट्र विरोधी विचारधाराओं को भाप बना करके उड़ा दिया था। तो मौलाना मोहम्मद अली, ये मेंस में आप एक कोटेशन लिख सकते हैं, मौलाना मोहम्मद अली ने ब्रिटिश फौज में भर्ती होना मुस्लिमों के लिए इस्लाम विरोधी या कुफ्र कहा था। एनी बेसेंट की बात हम कर रहे थे, एनी बेसेंट ने कहा, एनी बेसेंट ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा धक्का है। या इस सब दूसरे शब्दों में कहा था कि हम जो है अंग्रेजों से होम रूल या स्वराज की मांग कर रहे हैं, तो फ्यूचर में होम रूल के नजरिए से जो प्रोग्रेस होगी हमारे देश में, उसके नजरिए से असहयोग आंदोलन जो है वो भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक सबसे बड़े धक्के के रूप में होगा। हालांकि इनकी बात ये सही साबित नहीं हुई। इसी समय अभी शुरुआत में बताया कि इस समय किन्होंने जो है अपने अपने टाइटल छोड़े, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने नाइटहुड छोड़ी, सर का टाइटल उन्होंने जलियांवाला बाग कांड के खिलाफ छोड़ा था। सुभाष चंद्र बोस ने इसी समय आईसीएस की नौकरी छोड़ी थी। खूब सवाल आता है सुभाष चंद्र बोस ने किस समय आईसीएस की नौकरी छोड़ दी थी और भारत के स्वतंत्र आंदोलन में कूद पड़े थे? तो असहयोग आंदोलन के दौरान।
गांधी जी ने कैसर हिंद का टाइटल छोड़ा था और जमनालाल बजाज जो कि गांधी जी के मानस पुत्र कहलाते हैं, उन्होंने राय बहादुर का टाइटल छोड़ा था। तो ये इस समय पूरा हो गया। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। एसओ आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, अगली वीडियो में फिर से मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जब भी मेरी वीडियो देखें तो अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठें, क्योंकि मैं जितना लिखाता हूं उससे कहीं ज्यादा बोलता हूं।